आज का हमारा टॉपिक है साउंड। सो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एनर्जी। वो भी एक एनर्जी ही है, राइट। लाइट एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वैसे ही साउंड एक एनर्जी है। और साउंड जब भी क्रिएट होता है हमारी ऑडिबल रेंज के हिसाब से, तब हम उसको सेंस कर पाते हैं। तो साउंड कॉजेज अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। साउंड हेल्प अस कम्युनिकेट विथ ईच अदर। साउंड से ही कम्युनिकेशन होता है। कोई भी कोई भी कम्युनिकेशन विदाउट साउंड, हम लोग मतलब वो कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। विदाउट साउंड भी हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं बाय अनदर लैंग्वेज, राइट। रीडिंग से भी कम्युनिकेशन होता है, बट साउंड मेनली कम्युनिकेशन का डायरेक्ट एक ऑप्शन है। सो प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट। द मोशन ऑफ मटीरियल और ऑब्जेक्ट कॉजेज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की वजह से वो, मतलब कैसे वाइब्रेशन, मतलब कि अगर मैं एक डिश लूँगा और स्पून से उसको टकराऊँगा तो वहाँ पर वाइब्रेशन होगा डिश का, और वैसे साउंड क्रिएट होता है। तो वाइब्रेशन इज काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ सेंट्रल पोजिशन। इट इज़ ऑल्सो रिफर टू एन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन होता है, तो इसी वजह से साउंड क्रिएट होता है। A stretched rubber band when plugged vibrates and produces sound. हमें पता है कि जब रबर बैंड को हम लोग प्लग करते हैं और छोड़ते हैं तो वहाँ पर वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड्स मेड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम, गिटार एट्सेट्रा। इन सभी में वाइब्रेशंस की वजह से साउंड क्रिएट होता है और फिर वो प्रोपेगेट होता है। When a spoon is bitten on the plate, it starts vibrating and produces a sound, right? Sound produced by human, मतलब ह्यूमंस लोग कैसे आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं, कैसे वो प्रोपेगेट होता है। तो इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ हिज वॉइस बॉक्स और larynx, right? So it is situated at the upper end of windpipe. There are two stretched membrane called vocal cords attached in larynx with a narrow slit between them for passes air. मतलब कि इन दोनों जो हमारे लिरिंग्स होते हैं तो वहाँ पर एक पाइप जैसा होता है जिसमें से एयर भी आ जा सके, और फिर एयर की वजह से वो साउंड बाहर निकलता है। So muscles attached to the vocal cords can make the cords tight or loose, क्योंकि ये टाइट और लूज से वो वाइब्रेशंस होंगी और उससे फिर साउंड क्रिएट होती। तो व्हेन वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइसेस। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। द ट्रैवलिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपेगेशन, राइट। तो यहाँ पर प्रोपेगेशंस से साउंड क्रिएट होता है, सॉरी वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होता है, राइट। तो साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट। कुछ ना कुछ साउंड को मीडियम चाहिए तभी वो प्रोपेगेट हो पाएगा। सो मीडियम इज नेसेसरी फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। दूसरा जो है द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। जैसे कि मैं यहाँ से साउंड क्रिएट कर पाता हूँ, क्यों, और वो प्रोपेगेट भी होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मीडियम है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, वो एक मीडियम है जो कि साउंड को ट्रैवल करवाता है। सो मीडियम कोई भी तरीके से हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। सो साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम के पास कोई मीडियम ही नहीं है, वो मीडियम लेस है, तो साउंड वहाँ पर ट्रैवल नहीं हो सकती। इसीलिए जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है, जो भी स्पेस में कॉलिजन होता है, वो हमें सुनाई देने वाला नहीं है। वी हियर साउंड विच कम्स टू अस थ्रू एयर मीडियम पार्टिकल्स, राइट। जो भी एयर मीडियम पार्टिकल्स है उसी से हम सुन पाते हैं। सो एक्वेटिक एनिमल्स कम्युनिकेट एज साउंड ट्रैवल्स थ्रू वाटर। तो पानी में भी कम्युनिकेशन होता है दो एनिमल्स के बीच। कम्युनिकेशन मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी एमिट होती है, कुछ फ्रीक्वेंसी रिसीव होती है, उससे कम्युनिकेशन होता है। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। द funnel shaped outer ear collects the sound, right. The sound wave passes through the ear canal to thin stretch
मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम, राइट। यहाँ पर साउंड पहले गिरता है, तो यहाँ से वो साउंड आगे जाते जाते पहले ईयर ड्रम पे पहुँचता है। द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस वाइब्रेशंस, राइट। साउंड के अकॉर्डिंग ईयर ड्रम वाइब्रेट्स करेगा और फिर वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। द वाइब्रेशंस आर एम्पलीफाइड बाय 3 बोन्स ऑफ द मिडल ईयर कॉल्ड हैमर, एनविल एंड स्टीरअप। सो इन तीनों चीज़ों की वजह से साउंड एम्पलीफाइड होता है, जिससे कि हमें वो अच्छे से सुनाई देता है। द मिडल ईयर देन ट्रांसमिट्स दिस साउंड वेव टू द इनर ईयर, वो साउंड को आगे पहुंचता है इनर ईयर तक। सो द इनर ईयर, the sound wave converted into electrical signal by cochlea and sent to the brain through the auditory nerves. The brain interprets the signal as sound. This is how we hear. See, this term, right, it converts that sound into electrical signal, क्योंकि हमारे ब्रेन तक भी साउंड को पहुंचना पड़ेगा कि जिससे हम लोग उसको जस्टिफाई कर पाए कि हाँ साउंड कहाँ से आया और कैसे आया। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल ही वो चीज़ है कि जिससे हम लोग पता कर पाते हैं कि साउंड कहाँ से और कैसे है। एम्पलीट्यूड, द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड। तो फर्स्ट, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब क्या, कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपने मीन पोजीशन के आसपास टू एंड फ्रो मोशन करे, उसको हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। So this motion is called oscillatory motion. So sound propagates from one place to another place in the form of waves. For example, because of the disturbance of particles of the medium, right? Particles के disturbance की वजह से sound propagate होता है। जैसे कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो हम मेरे आसपास जो air molecules है वो vibrate होंगे, वो vibration आगे वाले एयर मॉलिक्यूल्स में पहुंचेंगे, वो और आगे वाले पहुंचेंगे, तो ऐसे ही साउंड ट्रैवल करता है। वेव इज फिनोमिनन और डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस, राइट, विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। जैसे कि मैं यहाँ से साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ और वो माइक तक पहुँचता है, तो वहाँ पर कोई लिटरली कोई मीडियम नहीं है कि वो जो पहुँचाता है। यहाँ पर हमारा एक एयर मीडियम है, वहाँ से ही विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वो साउंड पहुँचती है। सो साउंड इज कंसिडर्ड एज अ वेव, वेव है इसीलिए वो प्रोपेगेट होती है। तो फर्स्ट टर्म इज एम्पलीट्यूड। तो इन साउंड वेव द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एसोसिएटेड विद द पार्टिकल constituting a wave is called amplitude and it represented by capital A. तो ऐसा यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर, बिकॉज एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन. Is for example this one, this is amplitude, this one is called amplitude, this one, all are same and all are called amplitude. This is distance, that's why its unit is meter. Now frequency. So frequency mainly the number of vibrations and oscillations completed by an object in 1 second. मान लो कि एक तार है, वो एक सेकेंड में 500 बार वाइब्रेट करती है, 500 बार वो मूव करती है टू 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 फ्रो, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 हो गई, क्योंकि एक सेकेंड में हम लोग नंबर ऑफ वाइब्रेशंस यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला होगी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टोटल टाइम। तो फ्रीक्वेंसी पहले तो न्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम पीरियड है कैपिटल टी। तो फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज, तो उसका यूनिट हो गया, फ्रीक्वेंसी के यूनिट है हर्ट्ज और उसको HZ से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज इज 20 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, ये समझना है आपको। अगर 10 हर्ट्ज है तो 10 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। सो इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स और वाइब्रेट्स 80 टाइम्स इन 1 सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 80 हर्ट्ज। अगर वो एक सेकेंड में 60 बार वाइब्रेट करे तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज हो गई। अगर 70 टाइम्स वो वाइब्रेट करे एक सेकेंड में तो उसकी फ्रीक्वेंसी 70 हर्ट्ज हो गई। अब फ्रीक्वेंसी को कैसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जैसे कि ये है
तो ये इतने टाइम में कितने ऑसिलेशन करती है, तो अगर यहाँ से स्टार्ट करें, राइट, तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, फिर ये दूसरा, तीसरा, तो 3 ऑसिलेशंस हुए। सो 1 सेकेंड में, मतलब जितना भी टाइम दिया है उतने में तीन ऑसिलेशन हुए। इसके ऑसिलेशन अगर फाइंड किए जाए तो यहाँ पर लगभग 5 या 6 ऑसिलेशंस हुए, यहाँ पर ज़्यादा हुए। तो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है कि जो ज़्यादा वेव्स देता है कम समय में, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी है जो कम वेव्स देता है उतने टाइम में। तो फ्रीक्वेंसी ऐसे डिसाइड होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पे। नाउ टाइम पीरियड, time period is nothing but time taken to complete one oscillation, that is called time period. It represent by capital T and SI unit of time period is second. So time period is equal to time upon number of oscillations or vibrations. मान लो हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसने जो टाइम लिया है वो 5 सेकेंड लिया है। तो 5 सेकेंड अपॉन 20, तो 5/4, तो उसका जो टाइम पीरियड हो गया वो हो गया 0.25, राइट। नाउ लाउडनेस एंड पिच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस क्या है? तो इज द मेजरमेंट ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। तो लाउडनेस एनर्जी से कनेक्टेड है, साउंड एनर्जी से। तो वो एक मेजरमेंट देता है कि कितनी एनर्जी 1 सेकेंड में हमारे कानों तक पहुंची। So loudness or softness of a sound depends on its amplitude, क्योंकि एम्पलीट्यूड भी एनर्जी पे डिपेंडेंट है। तो लाउडनेस और सॉफ्टनेस अल्टीमेटली एम्पलीट्यूड पे डिपेंड है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग दिस साउंड। तो ये जो सेंटेंस है उसको अगर हम फॉर्मूला के टर्म में लिखे तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, राइट। सो जैसे मान लो कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो डबल हो गया, तो लाउडनेस 4 टाइम हो जाएगा। अगर वो ट्रिपल हो गया एम्पलीट्यूड तो लाउडनेस 9 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर किसकी लाउडनेस ज़्यादा है वो अगर देखा जाए तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। ये कम लाउड है, मतलब कि ये सॉफ्ट वॉइस है, और ये लाउड वॉइस है। नाउ अलग अलग नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अलग अलग लाउडनेस के वैल्यूज़ यहाँ पर दिए है, और लाउडनेस का जो मेन यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड डेसिबल, राइट। तो आप लोग देख सकते हो नॉर्मल ब्रीदिंग का जो साउंड होता है वो 10 डेसिमल है, क्योंकि वो सॉफ्ट साउंड है। और एवरेज फैक्ट्री, बड़े बड़े मशीनरीज वहाँ पर यूज़ होते हैं, बड़े बड़े एरियाज़ वाले, राइट। मशीनरी का एरियाज बहुत होता है तो वहाँ पर लाउड साउंड क्रिएट होगा 80 डेसिमल जितना। नाउ पिच और श्रिलनेस। पिच इज द सेंसेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड। जो सेंस करते हैं हम लोग, राइट, जो भी फ्रीक्वेंसी वाला साउंड हम सेंस करते हैं उसको हम लोग पिच बोलते हैं। तो द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, पिच ज़्यादा होगी। तो साउंड विथ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी इज श्रीलर, हैज़ हायर एंड हैज़ हायर पिच। मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो साउंड श्रिल होगा, बट पिच उसकी हायर होगी। लोअर फ्रीक्वेंसी लेस श्रिल, लोअर पिच। जैसे कि यहाँ पर एक टाइम पे कम ऑसिलेशंस हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कम है तो वो लेस श्रिल होगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है क्योंकि ऑसिलेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये जो है वो उसकी जो पिच है वो हायर होगी, और साउंड जो है वो ज़्यादा श्रिल होगा। एग्जाम्पल्स, चिल्ड्रन एंड वुमन प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हायर पिच बट साउंड इज श्रिलर, राइट। ऑन द अदर हैंड एडल्ट मेल प्रोड्यूसेस लोअर फ्रीक्वेंसी, तो साउंड उसकी होगी कैसी, लेस श्रिल बट लोअर पिच, क्योंकि मेल वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, तो पिच भी कम होगी, बट श्रिल जो है, राइट, वो श्रिलनेस जो है वो भी कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी कम, लेस श्रिल एंड लोअर पिच। अ ड्रम प्रोड्यूसेस लोअर फ्रीक्वेंसी, सो लेस श्रिल
lower pitch, while whistle produce higher frequency, so shriller and higher pitch, right? तो shrillness, pitch और frequency सब एक दूसरे पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है. नाउ ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड. सो साउंड की जो रेंज है, अगर वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है तो वो ऑडिबल साउंड है. ह्यूमन बीइंग्स कैन हियर द रेंज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 इजीली. हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो साउंड है वो क्लियरली सुन पाते हैं. बट अगर 20 हर्ट्ज से कम हुई तो फिर वो साउंड हम लोग नहीं सुन पाते. सिमिलरली अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा कोई साउंड है तो वो हमारे कानों के लिए सेंस नहीं करते हैं. तो ह्यूमंस कैन नॉट हियर दैट साउंड, बट मैनी एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स, वो जो साउंड है वो सुन पाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, राइट. नॉइज एंड म्यूजिक. So noise, it is the sound that is unpleasant to hear. Music, it is the sound that pleasant to hear. क्योंकि noise वो कानों में बहुत ही मतलब कि बहुत ही इरिटेटिंग होता है हमारे मन के लिए, बट म्यूज़िक हम सुनते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है, राइट. नॉइज़ का अगर हम एग्जांपल ले तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में जो बड़े बड़ी मशीनरीज जो नॉइज़ करती है तो वो हमारे कानों के लिए हार्मफुल है. बट म्यूज़िक मतलब कि जब कभी भी हम लोग कोई गाना सुनते हैं तो वो अच्छा होता है. सो नॉइज़ पॉल्यूशन. प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव, लाउड, अनवांटेड, अनबेरेबल साउंड टू आवर ईयर साउंड इज द इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड नॉइज़ पॉल्यूशन. अनवांटेड है, अनबेरेबल, लाउड, एक्सेसिव, राइट, जो एम्पलीफायर बजते हैं ये सारी चीज़ उनमें समा जाती है. Examples: sound of vehicle, explosions, bursting of crackers, machines, loudspeaker, television with high volume, loudspeakers, right? तो ये सारे noise को create करते हैं. Now some problems due to noise pollution. Due to noise pollution, many types of health related problems occur such as lack of sleep, hypertension, loss of hearing, anxiety, etc. Such sound above 80 decimal is very painful to hear, and it is also damageful to our ears. A person who exposed to loud sound continuously may get permanent or temporary impairment of hearing or loss of hearing. क्योंकि जो पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे नॉइजी एनवायरनमेंट में रहेगा तो वो उनके कानों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है. Measures to limit noise pollution. So noise can be limited or controlled. First, TV, radio or loudspeaker should be played at low volume. By installing high quality silencing devices in vehicles, aircraft engines, industrial machines and home appliances, we can reduce the level of that noise. We should not use loud vehicle horns, right? कभी कभी कुछ लोग अपने व्हीकल्स में लाउड हॉर्न्स लगाते हैं, इरिटेटिंग नॉइज़ क्रिएट करते हैं. नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया. क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज़ होती है, वो अपने मशीनरी में से बहुत ही आवाज़ करती है, तो वो रेसिडेंशियल एरिया से अलग होनी चाहिए. ट्रीज़ एब्जॉर्ब साउंड. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए कि जिससे ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट ना हो पाए. And awareness campaign and noisy operation should be done to make people aware that about the harmful effects of noise pollution and measures to control the noise pollution.